बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम रीतिकालीन जो काव्य है जिसमें तीन काव्य धाराएं प्रवाहित हुई थी, यानी हिंदी साहित्य का संपूर्ण जो इतिहास है उसको हम चार भागों में विभाजित करके विधिवत रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम हिंदी साहित्य का जो तीसरा काल है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, जिसे उन्होंने उत्तर मध्यकाल नाम से पुकारा है। रीतिकाल में तीन काव्य धाराएं प्रवाहित हुई थी, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। आज हम रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास, उनके बारे में चर्चा करेंगे। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो संक्षिप्त में इनका थोड़ा सा जीवन परिचय का संक्षिप्त जान लेते हैं। संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय या केशवदास का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को, बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आचार्य केशव दास का जन्म संमत 1618 में तथा मृत्यु संमत 1680 विक्रम संमत में हुई। अनेक विद्वान केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के दहली डीग मार्ग पर कुमेर गांव को माना जाता है, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का भरतपुर जिला है। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने अपनी जो कृति है कवि प्रिया में दिया है। भाषा बोलन जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेई कुल केशवदास। यानी केशवदास ने स्वयं ये महसूस किया है कि इनके परिवार में संस्कृत भाषा का बोला वाला था, और भाषा का यहाँ तात्पर्य भाषा कवि भो मंदमती, वे मंदमती यानी कम बुद्धि का व्यक्ति, अल्प बुद्धि का व्यक्ति होता है, जो हिंदी भाषा में या तत्कालीन समय में जो ब्रज भाषा में काव्य का सर्जन करता है उसको अल्प बुद्धि माना जाता है। लेकिन फिर भी केशवदास ने संस्कृत को छोड़ करके ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं लिखी है। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के राजाश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। यानी ये भी राज आश्रय में रहे थे। कहने का तात्पर्य दरबारी कवि थे। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राजकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामसा, रतन सेन, अमर सिंह, चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया था। केशवदास कवि के साथ साथ आचार्य पहले थे। यानी रीतिबद्ध काव्यधारा के जितने भी कवि है, चाहे वो भूषण हो, पद्माकर हो, चाहे चिंतामणि हो, मतीराम हो, ये
कवि बाद में थे, पहले ये आचार्य थे। इन्होंने क्या है, संस्कृत ग्रंथों का ब्रज भाषा में सर्जन किया था। तो चमत्कार, जहाँ तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने भामे, दंडी, उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे। और इन्होंने लिखा भी था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु विराजई कविता वनिता मित्र। और आगे भी लिखा है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। सुवर्ण शब्द की खोज में ये तत्पर थे। इनकी काव्य कृतियों के बारे में, इनका जो महाकाव्य है वो रामचंद्र का है। इसके अतिरिक्त रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का वीर सिंह देव चरित उपलब्ध होते हैं। लाला भगवान दीन ने केशव की एक नक्सिक नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। केशव दास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्टदेव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। उसकी विशेषता छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णों तथा चमत्कारिक उक्तियों की धुरता में निहित है। यानी केशव दास ने काव्य में जो मौलिकता या कहने का तात्पर्य भावात्मकता होनी चाहिए वो नहीं है। इसमें तो केवल अलंकार प्रियता को इन्होंने तवज्जो दी है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का सास पूर्वक स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा ये बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया, जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसका अनुसरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए। परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक न हो। तो ये थोड़ा सा केशवदास का जो व्यक्तित्व और कृतित्व उसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में परिचय दिया है। अब हम विषय पे लौट करके आते हैं। आज हम केशवदास की रामचंद्र का है, जो कि महाकाव्य है, उसका एक महत्वपूर्ण सर्ग है, यह अध्याय है रावण अंगद संवाद। रावण अंगद संवाद, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा विशेष फोकस रामचंद्र का जो एक सर्ग है रावण अंगद संवाद, इस पर रहेगा। इसके रचयिता रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि केशवदास हैं। तो रावण अंगद संवाद
का पहला जो पद्यांश है उसको हम इसकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। देखिए छात्राएं विशेष रूप से ध्यान दें, व्याख्या के अंदर 4 बातें विशेष रूप से पूछी जाती है। नंबर 1 संदर्भ, संदर्भ। एक है संदर्भ। संदर्भ के अंदर प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश या काव्यांश, गद्यांश कहाँ से और किस कृति से या किस कवि या लेखक से प्रस्तुत गद्यांश को या गद्यावतरण को, पद्यावतरण को, गद्य पंक्ति या पद पंक्ति को लिया गया है, ये संदर्भ के अंदर पूछा जाता है। दूसरा है प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यावतरण या पद्यावतरण या काव्य पंक्तियाँ, गद्य पंक्तियाँ में कवि या लेखक क्या कहना चाहता है, या प्रस्तुत पद के बारे में या धोआ, चौपाई, सोरठा, कुंडलिनियाँ, छप्पे, इसके बारे में कवि लेखक क्या कहना चाहता है, उसके बारे में पूछा जाता है। और तीसरा है भावार्थ, जिसको हम सरल अर्थ भी कह सकते हैं। ये क्या है, भावार्थ या सरल अर्थ या इसकी टीका। इसमें क्या है, हम जो कठिन गद्यावतरण, पद्यावतरण होता है उसको हम सरल भाषा में उसका टीकाकरण करते हैं, जिससे क्या है आम विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थियों से इतर अन्य क्या है विद्यार्थी भी उसको आसानी से उस गद्यांश का, पद्यांश का अर्थ समझ सके। उसको हम भावार्थ या टीका या सरल अर्थ कह सकते हैं। आगे है चौथा टिप्पणी विशेष या काव्य सौंदर्य। इसमें क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण, पद्यावतरण में छंद, अलंकार, भाषा शैली, उसका काव्य सौंदर्य, उसका कलात्मक पक्ष कैसा है, कौन सा इसमें संधि समास का प्रयोग हुआ है, तो संपूर्ण ये चीज़ें क्या है विशेष टिप्पणी या काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य में पूछा जाता है। इन 4 चीज़ों का क्या है विशेष रूप से व्याख्या करते समय इसको हम कहते हैं सहप्रसंग व्याख्या। इसका ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को। इसके भी क्या है अलग अलग अंक होते हैं संदर्भ के। जैसे मान लीजिए 10 अंक है टोटल, उसमें से यो कम से कम भी यदि लगाते हैं तो 1 अंक संदर्भ का मान लो, 1 इसका प्रसंग का मान लो, और 6 मान लो इसके भावार्थ के, और 2 टिप्पणी या काव्य सौंदर्य के। तो इस प्रकार से ये 10 नंबर हो गए। फिर भी क्या है अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं भावार्थ लिखते हैं, और भावार्थ में 6 में से क्या है 4 नंबर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलेंगे। तो ये जो 4 नंबर है इसको हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या है हमें गौर करना चाहिए। ये 4 चीज़ें सहप्रसंग व्याख्या के अंदर पूछी जाती है, इनका हमें क्या है हर समय ध्यान रखना चाहिए। तो पहला रावण अंगद संवाद का पहला जो पद है उसको हम देखते हैं। अंगद कूद गए जहाँ आसन गत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी
पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य से लिया गया है। इसके रचयिता केशवदास है। केशवदास की रामचंद्र का रावण अंगद संवाद सर्ग से ये उद्धृत है, अवतरित है। प्रस्तुत पद में कवि रावण और अंगद के बारे में जो संवाद हुआ है, वार्तालाप हुआ है, उसका इसमें जिक्र किया गया है, चर्चा की गई है। तो अंगद कूद गए लंका में, उन्होंने प्रवेश कर लिया। आसनगत लंकेश, जहाँ रावण सिंहासन आरूढ़ थे, उस जगह पे वो पहुंच गए। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश, कमल के पुष्प की छतरी के नीचे। रावण का जो सिंहासन था वो कमल के फूलों से सजा हुआ था और ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि मानो कोई बहुत बड़ा क्या है राजा, या मान लीजिए कि इंद्र का कोई आसन हो जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। पढ़ो भ्रंची मौन वेद जीव सोर छंडरे, कुबेर वेर के कहीं न यक्ष भीर मंडिरे। दिनेश जाई दूर बैठे नारद संगई, न बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। पढ़ो भ्रंची, उनके पास में ब्रह्मा जी, भ्रंची यानी ब्रह्मा, पढ़ रहे थे, वेदों को पढ़ रहे थे। मौन धारण करके शांत स्वभाव में, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के ब्रह्मा जी उनके समीप बैठे हैं। सारे कामों को छोड़ करके ब्रह्मा जी क्या है, वेदों का विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। जीव सोर छंडरे, सब कुछ को छोड़ करके उसके क्या है महल में और सिंहासन के सामने सारे क्या है देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो बैठे हुए। बहुत विशाल क्या है उनका सिंहासन है, आसन है। कुबेर वेर के कहीं न यक्ष भीर मंडिरे, कुबेर तो क्या है, कुबेर का खजाना तो रावण के महल में, उसके खजाने में यानी धन दौलत की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। यानी कुबेर ने क्या है, पूरे खजाने को, अपने पूरे खजाने को उसमें उड़ेल दिया है लंका के अंदर। ने यक्ष भीर मंडिरे, भीड़ वहां देखने को मिलती नहीं। यह कहने का तात्पर्य संपूर्ण खजाना है वो कुबेर ने रावण को सुपुर्द कर दिया है। दिनेश जाई दूर बैठी नारद संगई, दिनेश जी भी वहाँ हैं, दूर बैठे हुए हैं, और नारद आदि संगई, नारद आदि ऋषि मुनि हैं, वो उनके समीप ही बैठे हुए। ने बोलू चंद, किसी तरह का कोई भी मतलब क्या है व्यक्ति या देवी देवता है या उसके नौकर चाकर सेनापति है, वो सारे शांत हैं, कुछ भी मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि इंद्र राजा का भी सिंहासन रावण का जो सिंहासन है उससे कहीं छोटा है। बहुत विशाल सिंहासन पर क्या है रावण आरूढ़ है, और सब कुछ भैभव का, सुविधा का सारा सामान उनके क्या है राज में, उस लंका में भरा पड़ा है। और वैसे भी देखा जाए तो लंका सोने की मानी जाती है, सोना अकूत रूप से क्या है वहाँ भरा पड़ा है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रतिहारी के माध्यम से केशव ने यह संकेत दिया है कि रावण ने अपनी शक्ति संपन्नता के बल पर कुबेर, इंद्र, चंद्रमा, नारद आदि सभी को अपने यहाँ कैद कर रखा है।
यानी बिठा रखा है। प्रतिहारी के माध्यम से सभी को अपनी अपनी सीमा में रहने का संकेत किया गया है। पद्यांश में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ मंद बुद्धि और दिनेश के प्रयोग से भाषा की परिष्कृति को देखा जा सकता है और भाषा इनकी सहज और सरल है। वैसे हम यूँ मान सकते हैं कि ब्रज भाषा का श्रेष्ठ सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश के अंदर देख सकते हैं। अंगद यो सुन बानी चित्त महारसियानी, ठेली के लोग अने से जाई सभा में बैसे। अंगद ने ये विशाल भव्य महल के बारे में, आसन के बारे में सुन करके चित्त महारसी, वो क्रोध में हो गए, उनको गुस्सा आ गया। ठेली के लोग आने से, यहाँ सारे बुरे लोगों को किसने क्या है घसीट करके ला करके यहाँ पटक दिया है। जाई सभा में बैसे, और सभा में जाकर के ये बैठ गए। अब रावण अंगद से पूछते हैं, कौन हो पटे सो कौन ने, यहाँ तुम के काम है। अंगद जवाब दे रहा है, जाति बानर लंक लायक दूत अंगद नामे है। कौन है वे बांध के हम दे पूछ सबे दही, लंक जारी संहारी अच्छ गयो सो बात प्रथा कही। वृथा कही। कौन केसो तो बाली के वे कौन बाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। हे कहाँ वे वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोई जीवन होई क्यों जग तोई जीवत को कहे। मोई को जग मारिए दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानिए। तो प्रस्तुत पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या जब हम करते हैं तो इसमें निम्न बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रस्तुत पद्यावतरण पाठ्य पुस्तक में संकलित केशव कृत रामचंद्र का के रावण अंगद संवाद से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। केशवदास संवाद लिखने में बड़े कुशल थे। यदि देखा जाए तो रामचंद्र का कि एक चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है, वो है संवाद कला। बहुत ही अच्छे, मतलब क्या है, संवादों का इसमें चित्रण वर्णन हुआ है। जब अंगद सीधे रावण की सभा में पहुंच जाते हैं तब रावण उनसे प्रश्न करता है कि तुम कौन हो। रावण अंगद से पूछते हैं कि आप कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है यहाँ मेरे दरबार में, मेरे महल में, मेरी लंका में, आपको यहाँ किसने भेजा है। यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है। रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगद कहते हैं कि मैं जाति से बानर हूँ, बानर जाति का हूँ। हे लंक नायक, मैं राम का दूत हूँ, मेरा नाम अंगद है। अंगद की बात सुनकर रावण कहता है, क्या तुम वही बानर हो जिसे बांधकर हमने जिसकी पूंछ को जला दिया था। रावण की यह बात सुनकर अंगद कहते हैं कि हाँ, उस बानर की बात करते समय तुम ये भूल गए कि वह लंका को जलाकर और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर यहाँ से गया था। व्यंग यह है कि बंदर की पूंछ में आग लगाने की बात तो तुम्हें याद है, किंतु ये भूल गए कि उसी बानर ने तुम्हारी समूची लंका को जला दिया था, राख कर दिया था और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया था। अंगद की बात सुनकर रावण ने
उससे प्रश्न किया कि तुम किसके पुत्र हो। अंगद ने बताया कि वह बाली का पुत्र है, मैं बाली का पुत्र हूँ। बाली कौन था? रावण के ये पूछने पर अंगद ने कहा, क्या तुम बाली को नहीं जानते? मैं उसी बाली का पुत्र हूँ जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर इधर उधर घुमाया था। बहुत बलशाली था बाली, और बाली ने रावण को कांख में दबा लिया था। और सातों समुद्रों में स्नान करते समय भी जिस बाली ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, रावण ने पुनः कहा कि अब वह वीर बाली कहाँ है। इस पर अंगद ने उत्तर दिया कि वह स्वर्ग लोक सिधार गया है, चले गए। रावण ने पूछा कि वह स्वर्ग क्यों गया, स्वर्ग लोक क्यों गया? तब अंगद ने उत्तर दिया कि वह मेरे प्रभु रघुनाथ के बाण रूपी विमान पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा पर चला गया। रावण ने पूछा कि लंका का नायक कौन है? अंगद ने कहा, विभीषण। तुम तो देवताओं को दुख देते रहते हो। रावण ने कहा कि मेरे जीते जी विभीषण लंका का नायक कैसे हो सकता है? इस पर अंगद ने उत्तर दिया कि इस संसार में तुम्हें जीवित मानता कौन है? मरा हुआ मानते हैं। भाव यह है कि तुम तो मृतक तुल्य हो। रावण को क्रोध आया और उसने अंगद से कहा कि मुझे संसार में मारने वाला कौन है? मुझे कोई नहीं मार सकता है। तब अंगद ने उत्तर दिया कि तुम्हारी दुर्बुद्धि ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अंगद की ऐसी बातें सुनकर रावण ने कहा कि अब इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है। अब तो तुम शीघ्र ही यह बताओ कि तुम्हें कौन सी बात कहने के लिए अथवा कौन सा संदेश देने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो ये बहुत ही मार्मिक संवाद है, दोनों में आपस में प्रश्नोत्तर होते हैं। अब इसका हम कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का पद का संवादगत सौंदर्य पाठकों को पूरी तरह मन प्राण से बांधने वाला है। सामान्यतः भाषा सरल है, किंतु बीच बीच में संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से किया गया है। बानर, लंकनायक, देवदूषण, दुर्बुद्धि, विमान, देवलोक आदि ऐसे ही शब्द हैं। ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। केशव की संवाद पटुता, संवाद चातुर्य यहाँ चरम रूप में अव्यक्त हुई है। अच्छे संवादों की विशेषता ये मानी गई है कि वे संक्षिप्त हो, रोचक हो, चरित्र उद्घाटक हो और कथा को आगे बढ़ाने वाला हो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छे संवादों के ये सभी गुण उपयुक्त संवाद में पूरी तरह से देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत या उपयुक्त काव्यांश में पदावतरण की भाषा शैली सहज और सरल है, ब्रज भाषा से युक्त है, जिसमें बीच बीच में संस्कृत के शब्द भी आए हैं। इसमें अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण हुआ है। धन्यवाद। और हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। छात्रा हैं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। धन्यवाद।